यूक्रेन के पास युद्ध खत्म करने के लिए सिर्फ 2 महीने हैं, नहीं तो पुतिन आम मोबिलाइजेशन का ऐलान कर सकते हैं। आज चेक राष्ट्रपति पेत्र पावेल ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन की मदद बढ़ाने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की योजनाएं बदलने का फैसला किया है। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की हालिया सफलताएं ट्रंप को प्रभावित कर रही हैं। अंकारा नेटो शिखर सम्मेलन में उन्होंने स्थिति की तुलना अपनी फरवरी 2025 की व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मुलाकात से की। यही वो समय था जब ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति के हाथ में ऐसे पत्ते नहीं हैं जिनसे वो विशाल और शक्तिशाली रूस का सामना कर सके। अब ट्रंप को पूरा यकीन है कि उनके जेलेंस्की से रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन असली बात ये नहीं है। कल बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से 2 बार व्लादिमीर पुतिन को फोन करने का वादा किया, व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद। लेकिन आज सुबह क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शिकायत की कि ट्रंप ने पुतिन को अब तक फोन नहीं किया, शायद बातचीत को बाद के लिए टाल दिया। जैसा पेस्कोव ने कहा, शायद ट्रंप के पास और जरूरी काम है। और अब यूरोपीय संघ के राजनयिकों ने बताया कि एक बंद बैठक में ट्रंप ने कहा कि वो सोचेंगे कि वो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को मोर्चे पर और अधिक सफलता दिलाने में कैसे मदद कर सकते हैं। साथ ही बाकी देशों ने भी नाटो ने इस साल और अगले साल के लिए यूक्रेन की सेना के समर्थन में 140 अरब यूरो और देने का वादा किया है। इसी बीच कब्जे वाले क्रीमिया का आधे से ज्यादा हिस्सा चौथे दिन भी बिना बिजली और पानी के है, क्योंकि यूक्रेन ने वहां की ऊर्जा प्रणाली पर हमला किया है। और इसी रात यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की ड्रोन यूनिट्स ने शैडो फ्लीट के 12 और टैंकरों पर हमला किया। कजाकिस्तान ने आज रूस के साथ अपनी पूरी सीमा पर चेकपोस्ट लगाए हैं ताकि रूसी लोग पेट्रोल चोरी ना करें। और व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है कि मिनी ऑयल रिफाइनरी बनाई जाए ताकि यूक्रेनी ड्रोन से छुपकर तेल रिफाइन किया जा सके। हालांकि याद दिला दूं, यही व्लादिमीर पुतिन कुछ हफ्ते पहले कह रहे थे कि यूक्रेनी ड्रोन द्वारा ऑयल रिफाइनरी पर किए गए हमलों का कोई असर नहीं है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिदोवा है। आइए ट्रंप के बदले रुख पर चर्चा करें, क्योंकि अब उनकी भाषा बदल चुकी है और वे यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। अब वे ये काम खुलेआम कर रहे हैं, जैसा कि क्रेमलिन में कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो अब खुली दौड़ शुरू हो गई है कि कौन और किन शर्तों पर युद्ध को समाप्त करेगा। यूक्रेन की सरकार के पास रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए केवल 2 महीने हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्रेमलिन गंभीर तनाव बढ़ाने का सहारा ले सकता है। आज चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेत्र पावेल ने इसी तरह की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन रूस में संसदीय चुनावों के बाद देशव्यापी लामबंदी की घोषणा कर सकते हैं, जो 20 सितंबर को होने वाले हैं। आगे उनकी टिप्पणी है, मेरा मानना है कि हमारे पास रूस पर दबाव बनाए रखने और बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत देने का मौका है। सितंबर में रूस में संसदीय चुनाव होंगे। पुतिन शायद चुनाव से पहले लामबंदी की घोषणा न करें, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अवसर की खिड़की जल्दी संकुचित हो जाएगी। रूस में इस समय कई आंतरिक समस्याएं और चुनौतियां हैं। रूसी जनता युद्ध के खिलाफ होती जा रही है। पुतिन के लिए देश में शांति बनाए रखना मुश्किल होगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रूसी जेड सैन्य संवाददाता हाल ही में फैला रहे हैं कि चुनाव के बाद पूर्ण लामबंदी की घोषणा हो सकती है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। पेत्र पावेल का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन को जल्द बातचीत के लिए मजबूर करना जरूरी है, वरना यूक्रेन को तबाही झेलनी पड़ सकती है, जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कहीं अधिक आशावादी रुख अपनाया। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार यूक्रेन की हालिया सैन्य सफलताएं डोनाल्ड ट्रंप को प्रभावित किया है। उन्हें यह बहुत पसंद आया कि यूक्रेन रूस में एक के बाद एक तेल रिफाइनरियों को तबाह कर रहा है। और जैसा कि आप मेरे पिछले एपिसोड से जानते हैं, उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे हमले युद्ध के अंत को करीब ला रहे हैं। सोचिए, जो पहले तनाव बढ़ने की बात करता था, अब कह रहा है कि तनाव की ये बढ़ोतरी जायज है, क्योंकि युद्ध का अंत पास है।
ना तो शिखर सम्मेलन अंकारा में हुआ, उन्होंने मौजूदा स्थिति की तुलना फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात से की। जब ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति के पास रूस का सामना करने के लिए कोई पत्ते नहीं हैं, ट्रंप ने कहा था, आप लोग इतनी बड़ी ताकतवर रूस से क्यों लड़ रहे हैं? बोले, आप कहां हैं और रूस कहां है? आत्मसमर्पण कर दीजिए, यही ठीक है। आपके पास पत्ते नहीं है, जीतने का कोई मौका नहीं है। लेकिन कल ट्रंप ने ये कहा। इस पर यकीन करना मुश्किल है। सच में ओवल ऑफिस से लेकर आज तक मुझे लगता है हमारे बहुत अच्छे संबंध बन गए थे, ये उन्होंने और जेलेंस्की ने कहा। ये तो शुरुआत है, यूक्रेन का भविष्य उज्जवल है। डोनाल्ड ट्रंप के ये गर्मजोशी भरे शब्द यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल के लिए सुखद और चौंकाने वाले थे। делегаций европейских стран. यूक्रेन के प्रति बदला हुआ रवैया यूरोपियों को ट्रंप के तीखे बयानों पर ज्यादा ध्यान न देने में मदद करता है, जिसमें यूरोप से सभी अमेरिकी सैनिकों को हटाने की एक और धमकी भी शामिल है। ट्रंप के बयानों के पीछे कुछ और ही छुपा था। एक यूरोपीय नेता के अनुसार एक बंद बैठक में ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका और अधिक सक्रिय रहेगा। यूक्रेन का समर्थन करना और कीव को युद्ध के मैदान में निर्णायक बढ़त दिलाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की संभावना पर विचार करना, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है। एक यूरोपीय अधिकारी ने उल्लेख किया कि इस बार ट्रंप बहुत गरिमापूर्ण और गंभीर ढंग से पेश आए। आप जानते हैं, ऐसे बयान पर संदेह हो सकता था अगर एक अहम बात ना होती जिसे कम ही लोगों ने देखा। व्लादिमीर जेलेंस्की संग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले पत्रकारों को बताया कि बुधवार शाम को वो व्लादिमीर पुतिन से फोन पर जरूर बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके अनुसार रूसी तानाशाह द्वारा युद्ध समाप्त करने के लिए रखी गई शर्तें बदलती रहती हैं। अब जेलेंस्की से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि शर्तें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं और उन चीजों के करीब आ रही हैं जो आपको पसंद हैं। हम राष्ट्रपति पुतिन पर कड़ा दबाव बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें जो हो रहा है वो पसंद आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वे हो रही घटनाओं से बहुत खुश हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को पुतिन का अनुरोध दिया कि वे वार्ता के लिए मॉस्को आएं। जेलेंस्की ने मजाक में कहा कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण मॉस्को सुरक्षित नहीं है। ये बात ट्रंप को पसंद आई और वो खुश हो गए। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि बुधवार की शाम को वो फिर भी व्लादिमीर पुतिन को फोन करेंगे और जो भी बातें हुई हैं वो सब उन्हें बता देंगे। लेकिन गुरुवार की सुबह आ गई, गुरुवार का दोपहर भी आ गया, लेकिन ट्रंप द्वारा पुतिन से की जाने वाली बातचीत के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं आई थी। और दोपहर के करीब क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूखे ढंग से कहा, ट्रंप ने कल पुतिन को फोन नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति व्यस्त थे, पुतिन ट्रंप से संवाद को तैयार हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। पहले व्लादिमीर पुतिन जानबूझकर सभी वैश्विक सम्मेलनों में देर से पहुंचते थे ताकि बाकी नेता उनका अपमानित होकर उनका इंतजार करें, और वे उनका इंतजार करते भी थे। फिर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया। वो पूरी शाम और बुधवार ट्रंप के वादा किए गए फोन का इंतजार करता रहा, लेकिन ट्रंप ने कभी फोन नहीं किया। और अब क्रेमलिन में सोचिए जरा, बस कहते हैं शायद ट्रंप के पास कोई और काम था। इसका मतलब है कि व्लादिमीर पुतिन अब डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता में नहीं है, वरना वो फोन करने का वक्त निकाल लेते। नहीं, साफ है, ट्रंप फिर भी पुतिन को जरूर फोन करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, नहीं, वो जरूर फोन करेंगे। लेकिन अब पुतिन ही फोन के पास बैठे हैं और घबराकर कॉल का इंतजार कर रहे हैं, जब ट्रंप के पास इस गंजे के लिए शायद समय निकल आए। ये पता है कि वे आखिरी बार 4 जुलाई अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर बात की थी, और तब भी पुतिन के सहायक यूरी उसाकोव ने कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी, बल्कि बातचीत को व्यावसायिक और काफी रचनात्मक बताया। ये साल की शुरुआत से दोनों नेताओं की चौथी बातचीत थी। इसके अलावा क्रेमलिन में हल्की घबराहट है क्योंकि ट्रंप ने उन्हें चौंका दिया है। अब वे नहीं जानते इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। उसी दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी संघ के अधिकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन के ऊपर आसमान बंद करने के संभावित बयान पर विचार कर रहे हैं।
मैं याद दिला दूं कि कल ट्रंप ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो सुरक्षा की गारंटी के तहत अगर इससे युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी तो अमेरिका यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है आसमान को बंद करना। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि क्रेमलिन ने अब तक व्हाइट हाउस प्रमुख से ऐसी बात नहीं सुनी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जोड़ा कि मॉस्को ट्रंप के कीव द्वारा रूस की गहराई में हमलों के बारे में दिए गए बयानों को तनाव बढ़ाने वाला कदम नहीं मानता, बल्कि इसे उद्धरण के अनुसार अमेरिकी नेतृत्व की गलत धारणाएं मानता है। कल्पना करें, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ये तनाव बढ़ाने वाला कदम युद्ध के अंत को करीब ला सकता है। क्रेमलिन में कहा गया, हम नहीं मानते कि ये कोई उकसावा है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की बस एक गलती है। लेकिन सबसे अहम है नो फ्लाई जोन लागू करना, और यहीं पर दिमित्री पेस्कोव घबरा गए। आगे उनकी बात है, पहले ऐसे बयान नहीं आए थे, पहले कोई भी नो फ्लाई जोन लागू करने की बात नहीं करता था। किसी भी हाल में बात यह है कि नेटो के किसी देश की सेना यूक्रेन की जमीन पर काम करेगी। यही वो चीज है जिसके खिलाफ विशेष सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर और सोचने की जरूरत है। सोचना होगा कि ये मुद्दा कितनी गहराई और किन लोगों के बीच तैयार हुआ है। तो जानते हैं, आमतौर पर रूसियों के पास अभी इतना समय नहीं है कि वे सोच सकें कि उन्हें क्या समझना चाहिए, बल्कि उन्हें ये भी समझना चाहिए कि वे इस ग्रह पर मौजूद हैं। क्या बिना उनके सब कुछ बेहतर होता? और अब डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन के प्रति बदला हुआ रवैया सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये नाटो देशों के शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त बयान में भी दिखा। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यूक्रेन के समर्थन वाले बयान रोक दिए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और हेग में पिछले साल हुई नाटो नेताओं की बैठक शामिल है। पहले साझा घोषणा मानी गई, फिर डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन लौटे और वॉशिंगटन में कहा गया, हम यूक्रेन के समर्थन का समर्थन नहीं करते। लेकिन मौजूदा घोषणा में निम्नलिखित कहा गया है, उद्धरण, यूक्रेन ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दे रहा है और सहयोगी देश यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के मामले में अपनी अटूट समर्थन में एकजुट हैं। सहयोगी देश इस बात पर जोर देते हैं कि ये समर्थन न्याय संगत, पूर्वानुमेय और दीर्घकालिक दृष्टि से टिकाऊ होना चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात से सहमति जताई है कि यूक्रेन वही देश है जो नाटो की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ट्रंप वॉशिंगटन लौट आए हैं और इस शब्दावली को अभी भी रद्द नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यूक्रेनी ड्रोन सबसे बेहतरीन है और कहा कि अमेरिका यूक्रेन से बड़ी मात्रा में लड़ाकू ड्रोन खरीदेगा और अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने को भी तैयार है। नाटो एक ब्लॉक के रूप में ने भी इस साल यूक्रेन को 70 अरब यूरो देने का वादा किया है और अगले साल भी इतनी ही राशि देने का वादा किया है। हालांकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। वित्त पोषण अन्य गठबंधन सदस्यों और यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन के लिए मंजूर ऋण से किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि आप पहले से जानते हैं, ये ऋण रूसी जमे हुए संपत्तियों से वापस किया जाएगा। यहाँ थोड़ी अजीब स्थिति बन गई, क्योंकि रूसी लोग अक्सर जोर से कहते हैं कि यूक्रेन पूरी तरह कर्ज में है और सब उसे उधार दे रहे हैं। हाँ, उधार है, लेकिन ये कर्ज आप मुआवजे या जमी हुई संपत्तियों से चुकाएंगे। इस तरह इन 2 वर्षों में कुल समर्थन की राशि कम से कम 140 अरब यूरो होगी। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। यूक्रेन को समर्थन जारी रखने के साथ शिखर सम्मेलन में 50 अरब डॉलर की नई हथियार खरीद और सामूहिक उत्पादन सुविधाओं के विस्तार पर सहमति बनी, और साथ ही रक्षा उद्योग के साथ सहयोग को गहरा करने के लिए, ताकि नवाचारों को तेजी से लागू किया जा सके। निवेश के प्राथमिक क्षेत्रों में लंबी दूरी की उच्च सटीकता वाली प्रहार प्रणालियां, एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियां, मानव रहित प्रणालियां, उन्नत तकनीकें, खुफिया क्षमताएं, ट्रांस अटलांटिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल शामिल है। साथ ही नाटो शिखर सम्मेलन में एक नए रक्षा, सुरक्षा और स्थिरता बैंक की स्थापना की घोषणा की गई, जो रूस से सुरक्षा के लिए वित्त पोषण करेगा। ऐसी स्थिति में जब पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय ऋण संगठन अभी भी रक्षा कंपनियों के साथ काम करने से बचते हैं,
और अब ध्यान दे, इस रक्षा, सुरक्षा और स्थिरता बैंक के संस्थापक 9 देश बने हैं, जिनमें कनाडा, तुर्की और यूक्रेन शामिल हैं। बैंक सरकारी गारंटी के तहत सस्ते में ऋण जुटा सकेगा और सीधे सुरक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं को वित्त पोषित कर सकेगा या फिर वाणिज्यिक बैंकों को गारंटी प्रदान कर सकेगा। आयोजकों के अनुसार जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका अभी इस परियोजना पर नजर रखे हुए हैं और बाद में शामिल हो सकते हैं। संक्षेप में, ट्रंप के ईरान में उलझे रहने के दौरान यूरोप ने आत्म संगठन में बेहतरीन काम किया। फाइनेंशियल टाइम्स के सूत्रों के अनुसार अब नाटो को उम्मीद है कि बदला हुआ रुख पहले की तुलना में स्थायी बदलाव की ओर ले जाएगा, बदलावों की ओर। ट्रंप का बदला हुआ रुख स्थायी बदलाव लाएगा, वॉशिंगटन द्वारा कीव का समर्थन करेगा और मॉस्को पर दबाव बढ़ाएगा। ट्रंप का यूक्रेन को लाइसेंस के तहत पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों के लिए मिसाइलें बनाने की अनुमति देने का वादा शायद पुतिन की सोच बदलने के लिए है, जो मानते हैं कि वे यूक्रेन को हमेशा तबाह कर सकते हैं और उसे जीतने से रोक सकते हैं, क्योंकि वास्तव में यूक्रेन की अमेरिका की सैन्य क्षमता तक व्यापक पहुंच ही व्लादिमीर पुतिन को डराती है। ट्रंप को बताया गया कि यूक्रेन युद्ध में अब पहल उसके हाथ में है। ट्रंप को पूरा विश्वास है कि व्लादिमीर पुतिन ने शांतिपूर्ण समाधान का फायदेमंद प्रस्ताव ठुकराया और अब यूक्रेन की उन्नत ड्रोन तकनीक, खासकर मध्यम और बड़े किफायती ड्रोन के कारण मुश्किल में है। ट्रंप को याद है कि उन्होंने पुतिन को युद्ध खत्म करने की बेहतरीन शर्तें दी थीं, लेकिन पुतिन ने उन्हें नजरअंदाज कर इनकार कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से नाराज है क्योंकि पुतिन ने उनकी बातचीत की क्षमता पर सवाल उठाया। ईमानदारी से सोचें, ट्रंप व्लादिमीर पुतिन का इतना समर्थन क्यों कर रहे थे और जेलेंस्की के बारे में अपमानजनक ढंग से क्यों बोल रहे थे? करीब 1 साल पहले फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में ट्रंप बैठे थे और मैं कह रहा था, तुम्हारे पास कोई पत्ते नहीं है, रूस के खिलाफ कैसे लड़ सकते हो? रूस निश्चित ही जीतेगा। पिछले साल की शुरुआत में ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था रूस जीत रहा है और ट्रंप को विजेता पसंद है। उस मुलाकात के लगभग 1 साल बाद на Аляске, на которой Путин уверял, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस कुछ महीनों में पूरे डॉनबास पर कब्जा कर लेगा और फिर आगे बढ़ेगा। लगभग 1 साल बीत गया है और ऐसा नहीं हुआ और हाल ही में यूक्रेन ने जीतना शुरू कर दिया है, इसलिए ट्रंप ने अपनी भाषा बदल ली है। वो महसूस करता है कि कौन जीत रहा है और किसके साथ जुड़ना बेहतर है ताकि विजेताओं के साथ रह सके। हालांकि संतुलन के लिए मैं ये भी कहूंगा कि हर कोई इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। उदाहरण के लिए यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व कमांडर और अब यूनाइटेड किंगडम में यूक्रेन के राजदूत वालेरी जालुजनी ने ये कहना खतरनाक और गलत बताया है कि रूस युद्ध हार रहा है और युद्ध समाप्ति के करीब है। उनका कहना है कि यूक्रेन के हमलों के बावजूद रूस अब भी बराबर या ज्यादा ताकत से जवाबी हमला कर सकता है। आगे उनकी टिप्पणी है, किसी भी पक्ष को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि युद्ध लड़ने का ये तरीका निर्णायक रणनीतिक परिणाम देगा। फिर भी यूक्रेन न केवल रूस के अंदर गहराई तक हमले बढ़ा रहा है, बल्कि यूक्रेन के कब्जाए गए इलाकों पर भी हमला कर रहा है। क्रीमिया अब लगभग पूरी तरह से रूस से कट चुका है। क्रीमिया में चौथे दिन भी यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के हमलों के कारण बाधित हुई बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। बिल्कुल बिजली नहीं है। आर्मियांस्क, जाकोई, क्रास्नोपेरकोप्स्क, जाकोइस्की और क्रास्नोपेरकोप्स्की जिलों में एवपातोरिया, केरच, साकी, सिम्फारेवो, सिम्फेरोपोल, सुदाक और फेओडोसिया में वहां बिजली चरणबद्ध दी जा रही है। अन्य क्षेत्रों में कटौती का शेड्यूल है। इस तरह द्वीप के 29 में से 18 शहरों और जिलों में बिजली आपूर्ति की समस्याएं बनी हुई हैं। तथाकथित क्राइम एनर्जियो ने उसने लंबे समय तक चले ब्लैकआउट को यूक्रेनी सेना द्वारा ऊर्जा प्रणाली की सुविधाओं पर हमलों से जोड़ा और आश्वासन दिया कि मरम्मत का काम 24 घंटे चल रहा है। इसके अलावा बताया गया है कि अलुस्ता, जांकोई और साक के कई सड़कों पर, साथ ही मुख्य रूप से जांकोई जिले के 17 गांवों में पानी नहीं है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 8 जुलाई की रात यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने 6 विद्युत उपकेंद्रों पर हमला किया और महीने की शुरुआत से अब तक कुल 50 ऊर्जा केंद्र निशाना बने हैं। यूक्रेन ड्रोन सिस्टम्स के प्रमुख रॉबर्ट मादियार ब्रोदी ने ये जानकारी दी।
और मजेदार बात यह है कि कई बार क्रीमिया के लोगों ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों की पोस्ट्स के नीचे लंबे समय तक बिजली और पानी ना होने की शिकायतें की और बिजली आपूर्ति का शेड्यूल लागू करने की मांग की। तो जानते हैं क्रीमिया के इन तथाकथित अधिकारियों ने क्या किया। मदद करने की बजाय उन्होंने अपने पब्लिक पेजों पर कमेंट्स बंद कर दिए, जैसे कि रूसी अधिकारियों को इन बेचारों की शिकायतों की कोई जरूरत ही नहीं है। 9 जुलाई की रात को यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने रूसी जहाजों, ऑयल टर्मिनल और गोला बारूद के गोदाम पर हमला किया। यूक्रेनी इकाइयों ने अजोव सागर में रूसी बेड़े के कई जहाजों पर हमला किया। ये छाया बेड़े के 12 टैंकरों के बारे में है जो क्रीमिया में पेट्रोल लाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में एक टगबोट और मालवाहक जहाज भी थे। ये जहाज रूसी सेना के समूहों के लिए ईंधन और स्नेहक सामग्री ले जाते थे। इसके अलावा इनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के लिए भी किया जाता था और यही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए वित्त पोषण के मुख्य स्रोतों में से एक है। यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बयान दिया है कि वो छाया बेड़े के टैंकरों को पूर्ण सैन्य लक्ष्य मानता है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र के बटायस्क में स्थित युग रूसी तेल टर्मिनल पर भी हमला हुआ। संयंत्र के पास आग लग गई। ये संयंत्र तेल उत्पादों को निर्यात के लिए भेजता है। इसके अलावा इसके माध्यम से दक्षिणी दिशा में रूसी सेना को ईंधन भी उपलब्ध कराया जाता है। तेल बिक्री से मिली विदेशी मुद्रा युद्ध में खर्च होती है। एक और हमला लुहांस्क क्षेत्र के सोरोकिना इलाके में रूसियों के गोला बारूद के गोदाम पर हुआ। कुल मिलाकर ये रात भी कब्जाधारियों के लिए काफी गर्म रही। इसी बीच रूस में ईंधन संकट लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया है। रूसी संघ की स्टेट ड्यूमा ने पहले ही रूसियों को बता दिया है कि रूस में पेट्रोल की खुली बिक्री जल्द वापस नहीं होगी। इसलिए रूसियों के लिए बेहतर है कि वे बस इसकी आदत डालें, यानी सहन करें। आखिर रूसी लोग सब कुछ चुपचाप सहने वाले हैं। रूस ने पहले ही बेलारूस से ईंधन की खरीद को ऐतिहासिक रिकॉर्ड तक बढ़ा दिया है ताकि किसी तरह आंतरिक बाजार में फैले घाटे को कुछ हद तक पूरा किया जा सके, जो सभी क्षेत्रों में फैल गया है, दूर पूर्व से कालिनिंग्राद तक। जून में रूस को बेलारूस की तेल रिफाइनरियों से पेट्रोल की आपूर्ति 1,81,000 टन से अधिक हो गई, जो मई की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। उस समय ये 67,000 टन थी और पहले 6 महीनों के नतीजों के अनुसार बेलारूस से पेट्रोल की खरीद 20 गुना बढ़ गई। ये 453,000 टन है। बेलारूस से डीजल ईंधन का आयात भी 5 गुना बढ़ गया है। जनवरी से जून तक ये 2,56,255 टन हो गया है। इसके अलावा पिछले महीने रूस को 16 टन से अधिक बेलारूसी एविएशन फ्यूल भेजा गया। ये मई की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। कुल मिला के रूसवासी फिलहाल बेलारूस से सारा ईंधन ले रहे हैं। इसी बीच कजाकिस्तान की सरकार ने रूस की सीमा पर लगभग 60 पुलिस चेक पोस्ट लगाए हैं ताकि रूस से आ रही गाड़ियों की भीड़ के बीच अवैध ईंधन तस्करी को रोका जा सके। मैं समझाता हूं, बेहया रूसवासी सीधे कजाकिस्तान जाकर वहां से पेट्रोल चुराने जा रहे हैं। जैसा कि गणराज्य के गृह मंत्रालय ने बताया, कानून प्रवर्तन अधिकारी सभी गाड़ियों की जांच कर रहे हैं और अब तक 255 मामलों में अवैध रूप से अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाने के मामले पकड़े गए हैं। यानी रूसवासी वहां अतिरिक्त टैंक लगाते हैं, कजाकिस्तान जाते हैं, वहां से पेट्रोल चुराते हैं और उसे अपनी गंदी रूस में ले जाते हैं। उल्लंघन करने वालों में 195 रूसी और 60 कजाकिस्तान के नागरिक शामिल थे, जिन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारी के तहत कार्रवाई की गई है। कजाकिस्तान सरकार ने रूस समेत पड़ोसी देशों से गाड़ियों के प्रवेश को रोज 1 बार तक सीमित किया और सीमा के पास सड़कों पर 24 घंटे गश्त शुरू की ताकि ईंधन तस्करी रोकी जा सके। आप सोचिए, कजाकिस्तान को अपनी सारी ताकत सीमा पे लगानी पड़ रही है ताकि ये जंगली गंदे रूसी आके उनका पेट्रोल न चुरा लें। मोबाइल टीमें टैंकर व पेट्रोल ट्रकों की जांच कर रही हैं। कजाकिस्तान के गृहमंत्री यरजान सादिनोव ने बताया कि इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 600 बार अवैध रूप से ईंधन बाहर ले जाने की कोशिशों को रोका गया है। रूस में ईंधन संकट के बीच कजाकिस्तान से सटे अस्त्राखान, वोल्गोग्राद, सारातोव, ओरेनबुर्ग, नोवोसिबिर्स्क और ओम्स्क क्षेत्रों के निवासी बड़ी संख्या में पेट्रोल लेने के लिए कजाकिस्तान जाने लगे हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रूसियों को अब आधिकारिक रूप से पेट्रोल कम से कम 100 रूबल प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है।
जबकि कजाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत औसतन 50 रूसी रूबल है। इसके साथ ही रूस में ईंधन की कमी के चलते पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और मैं ये खास तौर पर बता रहा हूं कि उस पेट्रोल पंप जैसे देश में यही हो रहा है। यानी जरा सोचिए, रूस, जो कि मुझे वो समय याद है 2014-2015 का दौर, जब हर रूसी सोशल मीडिया पर और हर जगह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बस अब सब खत्म हो गया, यूरोप रूसी गैस और तेल के बिना बर्बाद हो जाएगा, पश्चिम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जम जाएगा। लेकिन महान रूस के पास पेट्रोल, गैस वगैरह की कोई कमी नहीं है। आखिरकार अब ये रूसी लोग मजबूर हैं कि चूहे की तरह कजाकिस्तान भागे, वहां से पेट्रोल चुराएं और कजाक कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन रूसियों को सीमा पर पकड़ने के लिए मजबूर हैं। इसी कारण रूस में पेट्रोल डीजल निर्यात पूरी तरह प्रतिबंधित है और व्लादिमीर पुतिन ने रूस में घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए मिनी रिफाइनरियों का नेटवर्क बनाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। क्योंकि बड़ी रिफाइनरियां लगातार हमलों के खतरे में रहते हैं, इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने छोटे छोटे कारखानों का नेटवर्क बनाने की संभावना पर विचार करने का प्रस्ताव दिया, जिन्हें यूक्रेनी ड्रोन से छुपाने की कोशिश की जा सकती है। व्लादिमीर पुतिन, जो हाल ही में यूक्रेनी ड्रोन हमलों को बड़ी धमकी नहीं मानते थे, अब इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। मैं पुतिन का एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। इस क्षेत्र में छोटे मध्यम व्यवसायों को शामिल करना जरूरी है और इससे प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। हम इसमें और सक्रियता से काम करेंगे। आप सही कह रहे हैं, जितना बड़ा नेटवर्क उतना नुकसान पहुंचाना मुश्किल। ये विचार उस समय सामने आया जब यूक्रेनी हमलों की एक श्रृंखला के कारण रूस में गंभीर ईंधन संकट पैदा हो गया था, जिससे तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा। एनर्जी इंटेलिजेंस के अनुसार जून में रूस में तेल रिफाइनिंग की मात्रा सालाना आधार पर 25% घट गई और ये पिछले 20 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। यानी व्लादिमीर पुतिन के लगभग पूरे शासनकाल में ये सबसे निचला स्तर है। मुझे लगता है ये धीरे धीरे उनके युग का अंत है। मार्च से यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी तेल उद्योग की सुविधाओं पर कम से कम 50 बार हमला किया है, जिसमें देश के टॉप 10 सबसे बड़े तेल रिफाइनरी भी शामिल हैं। अभी यूक्रेनी हमलों की वजह से लगभग 1/3 उत्पादन रोक दिया गया है। रूसी तेल रिफाइनिंग संयंत्रों की क्षमता का एक बड़ा हिस्सा बंद पड़ा है, पर यह सब अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय यानी फसल कटाई के दौरान हो रहा है। और इसी बीच सरकार ने पेट्रोल और एविएशन केरोसिन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब रूस से डीजल ईंधन के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। रूसी अधिकारियों ने देश के 40 से ज्यादा क्षेत्रों, जिनमें यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके भी है, में ईंधन की बिक्री सीमित कर दी है। इसी के साथ लगभग पूरे रूस से ईंधन आपूर्ति में बाधा और पेट्रोल पंपों के बंद होने की खबरें आ रही हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।